हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू chemistrytayari.com। मेरा नाम है मोहित जैन और आज हम लोग 10th क्लास के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के तीसरे लेक्चर को शुरू करेंगे। तीसरे लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्या कारण है कि हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। 9th क्लास में आप सभी लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा हुआ है। देख लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9th क्लास में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक का या अभिकारक का कुल द्रव्यमान होता है वो अभिकारक जो उत्पाद है या क्रियाफल है उसके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। या अपन यूं कहें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, मैं बात करूं, मान लीजिए कोई एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं हम लोग H2 + O2, तो ये बनेगा H2O। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया होने से जो पहले का द्रव्यमान है, अभिक्रिया होने से पहला मतलब अभिकारक का जो द्रव्यमान है, अभिकारक का द्रव्यमान वो अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान मतलब उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ये बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पर अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर है या नहीं है। हाइड्रोजन का अगर देखें तो 2 × 1, 2 × 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन का हम लोग निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो कितना हो गया ये 32 और 2 34। इस तरफ देखें तो जल का एक अणु है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु उपस्थित है। तो किस तरह से निकालेंगे इसका परमाणु भार, 2 × 1, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, 1 परमाणु का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो ये हो गया अपना 18। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रही, और अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रही तो ये रासायनिक अभिक्रिया गलत है, या अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ये संतुलित नहीं है। तो इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है ताकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके, जिसका मतलब होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो बच्चों द्रव्यमान का सीधा सीधा मतलब हो गया परमाणुओं की संख्या। भाई अगर परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होगी तो द्रव्यमान भी दोनों तरफ बराबर होगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अगर हम लोग परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दें तो परमाणु अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान भी बराबर हो जाएगा। तो उसको बराबर करने के लिए हमको अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। जैसे कि अगर इस अभिक्रिया की हम लोग संतुलित अभिक्रिया देखें, H2 + O2 H2O, ठीक है। तो अब अगर इसका हम लोग देखें तो ये अपनी अभिक्रिया हो जाती है 2H2 + O2 2H2O, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें अब लोग हम द्रव्यमान की, एक बार द्रव्यमान चेक कर लेते हैं। अभिकारक का द्रव्यमान 2 × 2, हाइड्रोजन का 2 हो गया और 2 परमाणु है हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। ऑक्सीजन का 2 × 16, 2 × 16, और जल के एक अणु का अणुभार कितना होता है, अभी निकाला था हम लोगों ने 18, तो 2 का निकालेंगे तो
तो ये हो गया 4 + 32 36 और इस तरफ आएगा 36। तो अब अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। इसका मतलब अब रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है, इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है और ये अपनी जो अभिक्रिया है वो असंतुलित अभिक्रिया है। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को क्यों संतुलित किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। यह हिट एंड ट्रायल विधि। तो इस विधि से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, Fe + H2O ये बनाता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आयरन की जब लोहे की जल के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हो गया अपना आयरन, ये जल। बेटा इसका नाम होता है बच्चों फेरसो फेरिक ऑक्साइड। और ये अपना हाइड्रोजन गैस। मान लीजिए हम लोगों को इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है या नहीं। उसको चेक करने के लिए दोनों तरफ, जैसा कि हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी थी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व के दोनों साइड में, अभिकारक साइड और उत्पाद साइड में, तत्व के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर देखें तो लोहे का या आयरन का 1 परमाणु है, यहाँ पर 3 परमाणु है। ऑक्सीजन का इधर 1 परमाणु है, इधर 4 परमाणु है। हाइड्रोजन के इधर 2 परमाणु है, इधर 2 परमाणु है। ठीक है, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है और इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम लोगों को जो विधि काम में लेंगे उसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। तो बच्चों इस विधि से हम लोग किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं? सबसे पहले मैं यहां पे मिटा देता हूं। जिस रासायनिक अभिक्रिया को बच्चों हमको संतुलित करना होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होता है उस रासायनिक अभिक्रिया में या उस रासायनिक समीकरण में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ के रासायनिक सूत्र के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। बच्चों इस बॉक्स को बनाने का मकसद केवल और केवल एक यही होता है कि इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है। इस बॉक्स के अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। बॉक्स के बाहर हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी भी पदार्थ को किसी संख्या से गुणा करना है। मान लीजिए मुझे आयरन को अगर 2 से गुणा करना है तो मैं 2 से गुणा यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ नहीं कर सकता, ना यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ के रासायनिक सूत्र के चारों तरफ हम लोग बॉक्स का निर्माण कर लेते हैं और इस बॉक्स के अंदर हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना। सबसे पहला स्टेप हो गया। उसके बाद में दूसरे स्टेप में हम लोगों को बच्चों रासायनिक समीकरण में
तीर के दोनों तरफ मतलब अभिकारक साइड और उत्पाद साइड, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी तत्व उपस्थित हैं उनके परमाणुओं की संख्या हम लोगों को लिखनी है। जैसे यहाँ पर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया अपना राइट हैंड साइड, ये हो गया अभिकारक साइड, अभिकारक साइड। बच्चों ये हो गया अपना उत्पाद साइड। अभिकारक साइड और उत्पाद साइड में प्रत्येक तत्व के कितने कितने परमाणु हैं। यहां पर देखिए आयरन परमाणु है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर भी आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अभिकारक साइड में जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं कि अभिकारक साइड में आयरन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है, और उत्पाद साइड में 3 परमाणु हैं। अभिकारक साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, उत्पाद साइड में 2 परमाणु हैं। अभिकारक साइड में ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, उत्पाद साइड में 4 परमाणु है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की क्या संख्या है, और उसको हम लोग एक लिस्ट के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। अब हम लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना स्टार्ट करना है, शुरू करना है। तो नॉर्मली ये लिया जाता है बच्चों कि जिस परमाणु की सबसे ज़्यादा संख्या में उपस्थित होता है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा संख्या में उपस्थित है, ठीक है, तो संतुलित करना भी उसी परमाणु से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिस भी परमाणु से हमें सहूलियत लगे हम वहाँ से संतुलित करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन से करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु सर्वाधिक संख्या में उपस्थित है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा संख्या है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगला स्टेप क्या होगा, अगर देखें तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए बच्चों ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो हम लोगों को दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में किस संख्या से गुणा करें कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 हो जाए। तो सीधी सी बात है, इस तरफ हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ पर उपस्थित है, ऑक्सीजन पानी इधर वाटर में उपस्थित है H2O में, तो इस वाले रासायनिक सूत्र को हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो आंशिक समीकरण आएगा, आंशिक संतुलित समीकरण, वो अपना इस तरह से आ जाएगा। Fe + 4H2O, ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके बाद में जो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा संख्या में उपस्थित था, उसके बाद में इससे कम संख्या में कौन सा परमाणु उपस्थित है, आयरन या लोहा। Fe के इस तरफ 3 परमाणु हैं और इधर 1 परमाणु है। तो इनको बराबर करने के लिए इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में Fe को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, Fe के परमाणुओं की संख्या 3-3 हो जाएगी, तो बराबर बराबर हो जाएगी। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, तो बच्चों Fe को संतुलित करने के लिए हम लोग इस तरफ Fe को 3 से गुणा कर देंगे, तो रासायनिक संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, चौथे स्टेप में अपना ये समीकरण था जब हम लोगों ने ऑक्सीजन को संतुलित किया था। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मैं 3 को यहाँ पर लिख सकता हूँ, जी नहीं, हम लोग
इस बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, बॉक्स के बाहर और केवल बॉक्स के आगे ही हम लोग इसको गुणा कर सकते हैं। तो 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2, हमारा ऑक्सीजन परमाणु संतुलित हो गया और Fe का परमाणु संतुलित हो गया। अब बात करते हैं हम लोग बचे हुए परमाणु की। यहाँ पर क्या बच जाता है? हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु बच जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं। अब हम लोग चेक करते हैं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में अब कितने हो गए हाइड्रोजन परमाणु? पानी के 4 अणु हैं, जल के 4 अणु हैं, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, तो 4 में 8 परमाणु हो जाएंगे। और इस तरफ हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। तो इस तरफ कितने से गुणा किया जाए कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 8 हो जाए? सीधी सी बात है, 4 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 8-8 हो जाएगी। तो अपना समीकरण किस तरह से हो जाएगा? 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। तो इस तरह से हमारा समीकरण हो गया 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब अगर कोई और परमाणु बचा हुआ है तो उसको भी हम इस तरह से संतुलित कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग एक बार फिर से चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पर आयरन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आयरन के 3 परमाणु हैं, यहाँ पर आयरन के 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं, इस तरफ हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और इधर भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो इसका मतलब दोनों तरफ, तीर के दोनों तरफ या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। और बराबर हो गई तो इस समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। तो ये अपना संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब बच्चों, इस संतुलित रासायनिक समीकरण में भी हम लोगों को कुछ और सूचनाएं लिखनी होती हैं ताकि रासायनिक जो अपनी समीकरण होती है वो और ज़्यादा हम लोगों को सूचनाएं प्रदान कर सके। जैसे कि रासायनिक समीकरण में उपस्थित पदार्थ कौन सी अवस्था में है, इनकी जो अवस्था होती है वो कौन सी है, ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैसियस अवस्था में है, या इनका जलीय विलयन उपस्थित है। तो इसको भी हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दर्शाया जाता है। उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण में उपस्थित पदार्थों के अवस्था को दर्शाने के लिए अगर पदार्थ ठोस अवस्था में है तो हम लोग उसको सॉलिड से या ठोस से दर्शाते हैं। कोष्टक में सॉलिड S लिखकर या ठोस लिखकर दर्शाते हैं। अगर द्रव अवस्था में है तो कोष्टक में L लिक्विड से या द्रव अवस्था लिखकर दर्शाया जाता है। इसी तरह से गैसीय, अगर गैस अवस्था में है तो या कोष्टक में गैस लिखकर दर्शाया जाता है। और जल में अगर विलयन उपस्थित है किसी पदार्थ का तो उसको हम लोग जलीय विलयन के लिए एक्वस या कोष्टक में जलीय लिखकर दर्शाते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों की अवस्था को भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव या गैस के फॉर्म में दर्शाया जाता है। तो यहाँ अगर इस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग दर्शाएं तो ये रासायनिक अभिक्रिया अपनी क्या हो जाएगी, किस तरह से हो जाएगी, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये आयरन होता है, लोहा, ये ठोस अवस्था में होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। पानी
तो आप सब लोग जानते हो द्रव अवस्था में होता है लिक्विड Fe3O4, Fe3O4। ये बच्चों क्या होता है अपना सॉलिड और हाइड्रोजन ये होती है अपनी गैसियस अवस्था में। तो आयरन होता है सॉलिड अवस्था में, पानी लिक्विड अवस्था में, और ये सॉलिड अवस्था में, और ये गैस अवस्था में। तो ये अपना पूरी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसके अलावा कभी कभी बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियों को भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में दर्शाते हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया किस ताप पर हो रही है, किस दाब पर हो रही है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। तो इन चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर एरो के ऊपर या एरो के नीचे, जैसे मान लीजिए ताप, दाब या उत्प्रेरक, इस अभिक्रिया में तो कोई ताप दाब की उपस्थिति है नहीं, इस तरह से भी हम लोग ताप दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति को भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग एरो के ऊपर या नीचे लिखकर इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये अपनी हो गई एक पूरी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहला हम लोग समीकरण ले लेते हैं। हम लोग देख चुके हैं Mg प्लस O2, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए बच्चों इनमें कुछ रासायनिक समीकरण तो इजीली संतुलित हो जाते हैं, बड़े आसानी से हम लोगों से संतुलित हो जाएंगे। कुछ रासायनिक समीकरण थोड़े से टफ होते हैं, उनको संतुलित करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो मैंने अभी तरीका बताया कि समीकरण को संतुलित उस परमाणु से शुरू करते हैं जो सबसे ज़्यादा संख्या में उपस्थित होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जिस भी परमाणु से हमें लगे कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, हमें उस परमाणु से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम का एक परमाणु बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के इस तरफ 2 परमाणु हुए और ऑक्सीजन के इस तरफ 1 परमाणु है, तो इसको हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। अब देखें मैग्नीशियम का 1 परमाणु, इधर 2 परमाणु, तो मैग्नीशियम के परमाणु को संतुलित करने के लिए हम लोग इस तरफ भी 2 से गुणा कर देंगे। तो अब देख सकते हैं मैग्नीशियम के 2 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इस तरफ भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ठीक है, उसके बाद में एक अभिक्रिया हम लोग देखें बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। इससे बनता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोगों को संतुलित करना है। तो बच्चों इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित कर लेते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें इन रासायनिक पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिखने होंगे, और रासायनिक सूत्र लिखना हम लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं। बेरियम क्लोराइड का क्या सूत्र हो जाएगा, BaCl2। बेरियम पर +2 होता है और क्लोराइड पर -1, तो ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पर क्या होता है +3 चार्ज और सल्फेट पर -2 चार्ज, तो ये तिरछा गुणा इस तरह से हो जाएगा, Al2SO4। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको Al2SO4 होल थ्राइस। उसके बाद में बेरियम सल्फेट, बेरियम पर +2 होता है, सल्फेट पर -2, तो बात बराबर हो जाएगी बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड।
एल्यूमिनियम पर +3, क्लोरीन पर -1, तो AlCl3। तो ये हम लोगों ने इनके रासायनिक सूत्र लिख लिए। उसके बाद में अब हम लोग इनको संतुलित करना शुरू करेंगे, और संतुलित करने के लिए सबसे पहले जो हम लोगों ने अपनी विधि बताई थी उस विधि के अनुसार रासायनिक पदार्थ के सूत्र के चारों तरफ बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या हम लोग देख लेते हैं। बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तो देखें, बेरियम का इस तरफ एक परमाणु है, उस तरफ भी एक परमाणु है। क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और उस तरफ क्लोरीन के 3 परमाणु हैं। उसके बाद में एल्यूमिनियम का इस तरफ 2 परमाणु हैं और उस तरफ 1 परमाणु है। सल्फर के SO4 का होल थ्राइस, इसका मतलब सल्फर के 3 परमाणु और उस तरफ सल्फर का 1 परमाणु। और लास्ट में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के SO4 होल का होल थ्राइस है, तो 4 तिया 12 परमाणु और उस तरफ ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो बच्चों, हम लोगों ने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को लिख लिया है। अगला स्टेप हम लोग वहाँ से संतुलित करना शुरू करेंगे जिस परमाणु की सबसे ज़्यादा संख्या उपस्थित हो। यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है और यहाँ पर 4 है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए राइट हैंड साइड में जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है जिस रासायनिक पदार्थ में, उसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से, या इसको 3 से गुणा कर देंगे और ये अपना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो किस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, आंशिक संतुलित समीकरण अपना क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद में Al2SO4 होल थ्राइस, इसको 3 से गुणा कर देंगे, BaSO4 प्लस AlCl3। तो ऑक्सीजन 12 हो गए और इस तरफ भी 12 हो गए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको 3 से गुणा किया तो बेरियम और सल्फेट भी बढ़ गए। बेरियम पहले कितना था, 1 परमाणु था, अब बेरियम के कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु हो गए। इसको भी हम लोगों ने 3 से गुणा कर दिया ना, तो 3 परमाणु हो गए। और सल्फर का 1 परमाणु था, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके 3 परमाणु हो गए। तो ये दोनों, तो सल्फर तो दोनों तरफ बराबर हो गया, सल्फर के इस तरफ भी 3 परमाणु हैं और इस तरफ भी 3 परमाणु हैं, तो सल्फर तो अपने आप संतुलित हो गया है। बात करते हैं बेरियम की, तो बेरियम के इस तरफ 3 परमाणु हैं और इस तरफ 1 परमाणु है। इधर हम लोग अगर 3 से गुणा कर दें तो बेरियम भी संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं, तो बेरियम संतुलित हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब बचा क्लोरीन और एल्यूमिनियम। जैसे हम लोगों ने यहाँ बेरियम को 3 से गुणा किया तो क्लोरीन भी बढ़ गया। क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया इस तरफ, और इधर क्लोरीन कितना है, 3 है। तो इधर हम लोग इसको 2 से गुणा कर सकते हैं, इधर 2 से गुणा कर देंगे तो क्लोरीन 6 हो गया, इधर भी क्लोरीन 6 हो गया। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम इस तरफ 2 है और उस तरफ भी, जैसे हम लोगों ने AlCl3 को 2 से गुणा किया तो ऑटोमेटिकली ये भी 2 से गुणा हो गया और इसके भी परमाणु की संख्या बराबर हो गई। तो अब हम लोग देख सकते हैं 3BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस 3BaSO4 2AlCl3।